बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, खुशामदीद कहते हैं आपको ज़बानानो। शुरू करते हैं जी हम इंशाअल्लाह से कैट की जो 2025 की डिस्कशन है फ़िज़िक्स की, तो उसे शुरू करते हैं। तो जवानों, जो 30 MCQs हैं गालिबन, तो उसमें मेरे प्यारे जवानों पहला है हाउ मच वाटर अ पंप ऑफ 2 किलोवाट। तो 2 किलोवाट का मतलब है पंप का पावर आपको गिवन है। कैन रीज इन 1 मिनट, इसका मतलब है टाइम गिवन है जो कि कितना है 60 सेकेंड्स। ठीक है, टू द हाइट ऑफ 10 मीटर्स, कितने हाइट तक 10 मीटर्स तक उसे उठाना है और आपसे कहा जा रहा है कि जी की वैल्यू को 10 लें। ठीक है जी, राइट। तो देखते हैं जी क्या आता है। तो द थिंग ओवर हियर इज कि हमें पता है पावर इज एक्चुअली इक्वल टू, जब भी हाइट के मसले आए तो इट इज mgh डिवाइडेड बाय टाइम। तो पावर कितने अभी 2000। ठीक है जी, तो इट इज 2000 राइट वॉट। 2 किलोवाट का मतलब है 2000 वॉट। ठीक है, और मास मुझे नहीं गिवन, तो मास ही मैंने निकालना है और उससे फिर मैंने वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, लीटर इज द यूनिट ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, तो जी की वैल्यू जो है वो आपके पास 10 आपको लेने को कही गई है और कितने हाइट तक 10 हाइट तक, 10 मीटर की हाइट तक आपने उसे क्या करवाना है, ऊपर लेकर जाना है। और ये कितने टाइम में करना है 60 सेकंड्स में करना है, यानी कि 1 मिनट में। तो ऐसे करते हैं, कटिंग शटिंग कर लेते हैं। तो भाई ये जीरो इस जीरो के साथ और ये वाला जीरो इस वाले जीरो के साथ, तो मास आपके पास बचा कितना 200, सॉरी 6 ज़रबे 200। तो मास आपके पास बचा 200 ज़रबे 6 इंटू इज इक्वल टू मास। तो मास आपके पास बचा कितना 1200 किलोग्राम। लेकिन बात यह है कि उन्होंने मास में नहीं दिया, उन्होंने वॉल्यूम में दिया है कि कितना वॉल्यूम उठाएगा, बिकॉज लीटर इज द यूनिट ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, तो अब वॉल्यूम में लेकर जाएंगे। तो आपको पता है कि भाई डेंसिटी बराबर है मास पर यूनिट वॉल्यूम के, तो वॉल्यूम को उधर लेकर जाओ और मास को और डेंसिटी को नीचे लेकर आओ। क्लियर हो गया भाई, राइट। मास इधर ही रख दो, वॉल्यूम उधर ले आओ, डेंसिटी इधर लेगा। अभी मैं किसकी बात कर रहा हूं, ये वाटर की बात हो रही है। और वाटर की जो डेंसिटी है, क्लियर हो गया, वो है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। दैट इज द डेंसिटी ऑफ द वाटर। तो हम क्या करेंगे जी, वॉल्यूम अगर हम देखना चाहें तो डेंसिटी में तो हम पुट कर लेंगे 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, जबकि मास, कितना मास उठा दिया गया है 1200 किलोग्राम, तो ये आपके पास आ जाएगा 1200 किलोग्राम। ठीक है, किलोग्राम और किलोग्राम कैंसिल, राइट, मीटर क्यूब उधर जाएगा, ये एक जीरो इसके साथ कैंसिल, एक जीरो इसके साथ कैंसिल। 12 को जरा 10 पे डिवाइड कर दो तो आपको मिलेगा 1.2। 1.2 डायरेक्टली आप कह सकते हो ना, देखें 10 तक़सीम 10 इज 1, 11 तक़सीम 10 1.1, 12 तक़सीम 10 1.2, और ये आ जाएगा मीटर क्यूब। अब आपने मीटर क्यूब से जाना है लीटर में। ठीक है, तो जब आप लीटर में जाते हो तो आपको एक बात क्लियर होनी चाहिए कि 1 मीटर क्यूब जो होता है वो बराबर होता है 1000 लीटर के। क्लियर हो गया भाई। तो फिर 1.2 मीटर जो होंगे, राइट, वो कितने लीटर्स के बराबर होंगे। तो इधर जरा आप मल्टीप्लाई कर दो, इसी के अंदर आप जरा मल्टीप्लाई कर दो 1.2, तो इधर करना पड़ेगा तो इधर भी करना पड़ेगा, राइट। तो 1.2 मीटर क्यूब जो होगा, जो कि 1.2 मीटर क्यूब को ऊपर उठाया जा चुका है, वो 1.2 ज़रबे 1000 यानी कि 1200 लीटर के बराबर होगा। सॉरी, 1200 लीटर के बराबर होगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि मास भी मेरे पास 1200 किलोग्राम ही आता है एंड लीटर भी 1200 ही आता है। तो मेरा करेक्ट ऑप्शन बनता है बीटा, 1200 लीटर। ठीक है, चले अब आगे बढ़ते हैं, राइट। नेक्स्ट 58 के ऊपर आते हैं। सो हीट कैन नॉट बाय इटसेल्फ फ्लो फ्रॉम अ बॉडी एट लोअर टेम्परेचर टू द बॉडी एट हायर टेम्परेचर। इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ कंसीक्वेंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, जिसमें क्लॉजियस स्टेटमेंट आपको ये बताता है, क्लॉजियस स्टेटमेंट सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स का, जो कि कूलिंग डिवाइसेस के लिए है, वो आपको यही बताता है कि कभी भी हीट जो है वो सिंक से, यानी कि ठंडे बॉडी से सोर्स की तरफ खुद नहीं जा सकती, खुद नहीं जा सकती, ये अलाउड नहीं है। जा सकती है लेकिन आपको एक मशीन के जरिए से एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा, जिस मशीन को जवानानो आप लोग क्या करते थे, रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर ये काम कर सकता है, जो सिंक से यानी कि ठंडे बॉडी से सोर्स की तरफ यानी कि गर्म बॉडी की तरफ एनर्जी को लेकर जा सकता है, हीट को लेकर जा सकता है, लेकिन उसको आपने इनपुट में देना होगा वर्क, बगैर वर्क के बाय इटसेल्फ नहीं हो सकता। सो दैट इज सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का क्लॉजियस स्टेटमेंट। सही है, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं 59 की तरफ। राइट, कन्वेंशनल करंट आई इज ड्यू टू द, इट इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ द पॉजिटिव चार्जेस। ये याद रखिएगा, इट्स अ सिंपल मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन। एंड इलेक्ट्रॉनिक करंट इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, फिर 60 के ऊपर आते हैं।
60 क्या फरमा रहा है, 3 resistors of resistance 2 ohm, 3 ohm and 6 ohm are connected in parallel, their equivalent resistances। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपको पता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या है, तो वो फार्मूला रेसिप्रोकल एडिशन में आता है, दैट इज 1 over R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 upon R1 प्लस 1 upon R2 प्लस 1 upon R3। ठीक है, तो हम 1 over R इक्विवेलेंट जब करेंगे तो आपने वैल्यूज पुट कर देनी है, तो 1 upon 2 ohm, ठीक है जी, प्लस 1 upon 3 ohm प्लस 1 upon 6 ohm। क्लियर हो गया भाई, राइट, ये आपके पास आ गया जी, सिंपल। ठीक है, अब आपने एलसीएम ले लेना है, तो 1 over R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, इधर जब मैं एलसीएम लूंगा तो 6 आएगा। ठीक है, सो 2 3s are 6, 3 1s are 3, 3 1s are 6, 3 2s are 6, 2 1s are 2 and 6 1s are 6, 1 1s are 1। तो ये आपके पास आ जाएगा 1 over R इक्विवेलेंट, 1 upon R इक्विवेलेंट आपके पास आ जाएगा किसके बराबर, 6/6 के। तो 6/6 के, ये और ये कैंसिल हुआ, तो R इक्विवेलेंट आपके पास आएगा 1, बिकॉज उल्टा भी करोगे तो 1 ही आएगा, राइट। तो मेरा करेक्ट ऑप्शन बनता है जी बीटा। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, 61 आपके पास आ गया। ठीक है, व्हेन द मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस इन अ लूप ऑन अ कॉइल and induced EMF is produced in it, this is called what, Faraday law। ये तो सिंपल मेमोरी बेस्ड सवाल है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स थ्रू अ कॉइल, सही जी, वो पैदा करेगा क्या, इंड्यूस्ड EMF, सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, 62 के ऊपर आ जाए। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स व्हेन इट इज इन द फॉरवर्ड बायस, तो याद रखिएगा मेमोरी बेस्ड सवाल है, जो एलईडी होता है, लाइट एमिटिंग डायोड, वो फॉरवर्ड बायस में ऑपरेट होता है, और जो फोटो डायोड होता है वो रिवर्स बायस में ऑपरेट होता है। मेमोरी बेस्ड सवाल है, रिवर्स बायस में, तो ये आपको बिल्कुल क्लियर कट पता होना चाहिए। देखो क्या भाई, नेक्स्ट की तरफ आते हैं। तो फिलहाल मेरा करेक्ट ऑप्शन एक्चुअली अल्फा है, उसने फॉरवर्ड बायस मांगा है। ठीक है, फिर आते हैं 63 के ऊपर, राइट। आइंस्टाइन एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम पार्टिकल, यानी कि पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, दैट इज क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट, जिसे हम फोटोन थ्योरी ऑफ लाइट भी कहते हैं, राइट। हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन कर सकते हैं बाय ट्रीटिंग अ लाइट, बाय ट्रीटिंग अ लाइट नॉट एज अ वेव बट एज अ वेव पैकेट्स, और उस वेव पैकेट को हम क्वांटम नेचर ऑफ द पार्टिकल कहते हैं, एनर्जी पैकेट, जिसे शॉर्टकट में फोटोन का लफ्ज भी पुकारा जाता है। ठीक है, राइट। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, 64 क्या कह रहा है, राइट। एन अनचार्ज्ड कंडक्टर ए कनेक्टेड टू अ चार्ज कंडक्टर बी, तो एक अनचार्ज्ड कंडक्टर है, अनचार्ज्ड, राइट, जिसे मैंने ए कह दिया, और एक दूसरा चार्ज्ड कंडक्टर है, चार्ज्ड कंडक्टर, यानी कि उसके सरफेस पर ऑलरेडी चार्ज है, उसके सरफेस पर ऑलरेडी चार्ज है। क्लियर है, राइट। कंडक्टर है ना बी, कनेक्टेड टू अनदर चार्ज कंडक्टर बी। अच्छा, अब इन दोनों को मैंने कनेक्ट कर दिया। अब साफ सी बात है कि बिफोर कनेक्शन यहां पर सरफेस के ऊपर चार्ज क्या था, 0 था, और सरफेस के ऊपर पोटेंशियल भी क्या था, 0 था। यहां पर चार्ज जो है वो 0 नहीं था, और सरफेस के ऊपर पोटेंशियल भी 0 नहीं था। लेकिन अब जब मैं इन दोनों को कनेक्ट कर दूंगा, जब मैं इन दोनों को कनेक्ट कर दूंगा, नो आफ्टर कनेक्टिंग देम, तो आफ्टर कनेक्टिंग देम ऑब्वियसली ये चार्ज शेयर होगा, बिकॉज दोनों कंडक्टर्स हैं। तो जब आप इनको कनेक्ट करोगे तो इसका आधा चार्ज उधर चला गया, लेट से, ठीक है जी, बिकॉज सेम साइज के मैं कंडक्टर्स ले रहा हूं ताकि एक्सप्लेनेशन करने में आसानी हो। ठीक है, तो इसका आधा चार्ज इधर आ गया और आधा उधर रह गया, बिकॉज शेयर करेंगे ना, चार्जेस की रीशेयरिंग होगी, बिकॉज चार्जेस वांट्स टू फ्लो फ्रॉम अ हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, तो वो फ्लो कर जाएंगे और ओवरऑल इसको भर देंगे। क्लियर है, तो जब मैंने कनेक्ट कर दिया उनको, राइट, तो अब मैंने ये कनेक्शन रिमूव कर दिया। अब बताइए बी के बारे में आपके क्या तासुरात है, बी के बारे में, व्हाट कैन यू से अबाउट बी। तो ऑब्वियसली बी के चार्ज में भी कमी आई, तो बी के सरफेस पर अब वो चार्ज नहीं रहा, बिकॉज उसने कुछ ना कुछ शेयर कर लिया किसके साथ, ए के साथ। ठीक है, एंड ऑब्वियसली चूंकि सरफेस के ऊपर चार्ज की कमी आई, तो मैंने कसदन स्फेयर इसलिए लिया बिकॉज स्फेयर की पोटेंशियल का फार्मूला है KQ/R। ठीक है, तो जब चार्ज में कमी आई तो पोटेंशियल में भी कमी आई। ठीक है, तो इसका मतलब है कि द चार्ज एंड द पोटेंशियल ऑफ बी विल चेंज। चार्ज और पोटेंशियल बी दोनों का, चार्ज और पोटेंशियल दोनों बी का क्या कर जाएंगे, चेंज कर जाएंगे। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। 65 के ऊपर आ जाए। ठीक है, इफ अ पार्टिकल कवर्स हाफ द सर्कल
ऑफ रेडियस आर विद अ कांस्टेंट स्पीड। तो विद अ कांस्टेंट स्पीड, जब कांस्टेंट स्पीड के साथ आप सर्कल में घूमते हो तो इसका मतलब है कि यहां पर 2 मीटर पर सेकेंड, राइट। 1 सेकेंड के बाद जब वो इधर आए तो फिर भी 2 मीटर पर सेकेंड, राइट। फिर अगर वो इधर आए 1 सेकेंड के बाद लेट से, तो फिर भी 2 मीटर पर सेकेंड। फिर वो अगर इधर आए तो फिर भी 2 मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड में कोई चेंज नहीं आ रहा, स्पीड में कोई चेंज नहीं आ रहा। तो जब स्पीड में कोई चेंज नहीं आ रहा तो काइनेटिक एनर्जी में भी कोई चेंज नहीं आया। सो द चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी विल बी जीरो। द करेक्ट ऑप्शन इज बीटा, राइट। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है लेकिन वो वर्क नहीं कर पा रहा, बिकॉज परपेंडिकुलर लगने वाला फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स जो कि टुवर्ड द सेंटर लगता है, परपेंडिकुलर लगने वाला फोर्स कभी वर्क नहीं कर सकता, एंड हेंस वो कभी काइनेटिक एनर्जी और स्पीड को चेंज नहीं कर सकता। करेक्ट ऑप्शन बीटा है, ठीक है। तो चाहे वो आधा सर्कल कवर करे या पूरा सर्कल कवर करे या 1/4 सर्कल कवर करे, लेकिन अगर वो कांस्टेंट स्पीड के साथ कवर कर रहा है तो ऑब्वियसली काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं आ रहा। सिंपल सी बात है, ठीक है। बिकॉज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv²। तो मास में भी चेंज नहीं आ रहा और स्पीड में भी चेंज नहीं आ रहा। सिंपल। अब आते हैं नेक्स्ट की तरफ। द एक्सेलरेशन ऑफ द फ्री फॉल ऑन द मून इज दिस मच। दिस इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अ moon, ठीक है। एंड द एक्सेलरेशन ऑफ द फ्री फॉल ऑन द अर्थ इज दिस मच। दिस इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ। ठीक हो गया भाई? 1 मिनट की कॉल आ रही है। ओके, ठीक है, सॉरी अबाउट दैट। अच्छा, अब द थिंग इज कि भाई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द मून इज 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नाउ अ रॉक ऑफ मास 10 kg, अगर एक पत्थर है और उसका मास 10 kg है, ठीक है जी, ऑन द अर्थ, देन विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द रॉक? ठीक है जी, तो इस पत्थर के बारे में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? एक चीज याद रखिएगा बच्चे, मास कभी भी किसी चीज का चेंज नहीं होता, वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, बिकॉज मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर। तो अमाउंट ऑफ मैटर तो कभी ज्यादा कम नहीं होगी ना यार, समझ में आई बात? तो याद रखिएगा, मास बराबर होता है वेट टू मास, वेट टू जी का रेशो। क्लियर है? तो मास कभी चेंज नहीं होता, जिधर भी आप जाओ मास कभी चेंज नहीं होगा। तो सिंपल सी बात है, अर्थ के ऊपर अगर वेट ज्यादा, बिकॉज अर्थ के ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज्यादा, फिर मून के ऊपर अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम, तो मून के ऊपर उसका वेट भी कम, लेकिन मास उसका कभी चेंज नहीं होगा। तो अर्थ के ऊपर अगर मास 10 किलोग्राम है, मून के ऊपर भी मास 10 किलोग्राम रहेगा, सैटर्न के ऊपर भी मास 10 किलोग्राम रहेगा। हाँ, वेट बदलते चले जाएंगे, मास कभी चेंज नहीं होता। सो इट्स मास ऑन द मून इज ऑल्सो 10 किलोग्राम। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक हो गया भाई? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द पाथ ट्रेस्ड बाय बीटा पार्टिकल्स इन एयर इज। अब देखिए ना, ये एक मेमोरी बेस्ड सवाल है। तो एयर के अंदर जब बीटा पार्टिकल्स मूव करते हैं, ये एयर है लेट से, ठीक है जी, तो बीटा पार्टिकल्स चूंकि हल्के पार्टिकल्स एज कंपेयर टू अल्फा पार्टिकल्स, और ये लेट से एयर के एटम्स हैं, ये लेट से एयर के एटम्स हैं, राइट। तो जब ये एटम्स के अंदर एयर में मूव करेंगे बीटा पार्टिकल्स, क्लियर हो गया? तो जब बीटा पार्टिकल्स मूव करेंगे यानी कि नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स, तो वो एयर के एटम्स के साथ टकरा करना एरेटिक सी फ्लो करेंगे, स्ट्रेट फ्लो नहीं कर पाएंगे, कंटिन्यूसली मूव करके ना कभी इधर कभी उधर, कोई ऐसा सर्कुलर कोई खास फिजिकल शेप वो फॉलो नहीं कर पाएंगे। इट विल बी एरेटिक मतलब रैंडम, इर्द गिर्द गड़बड़ से, ठीक है। 68 के ऊपर आ जाए। द करंट प्रोड्यूस ड्यू टू द इंड्यूस्ड ईएमएफ डायरेक्टली एंड डोमिनेटली डिपेंड्स अपॉन। तो याद रखिएगा, ईएमएफ जो है वो बराबर है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स मल्टीप्लाई बाय द नंबर ऑफ टर्न्स। तो अब ईएमएफ बताते खुद, उसकी जगह मैं लिख सकता हूं आई आर, राइट। तो इट इज एन मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। अब आई इज इक्वल टू, आप लिख सकते हो एन डिवाइडेड बाय आर इनटू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो दिस इज द इक्वेशन फॉर द इंड्यूस करंट। अब इनमें आप बताइए कि डोमिनेंटली वो किस पे डिपेंड करते हैं? कलर ऑफ द कॉइल नहीं, कलर का क्या लेना देना है। शेप ऑफ द कॉइल शायद, लेकिन इतना खास नहीं, ठीक हो गया भाई? राइट। एरिया ऑफ द कॉइल नहीं, एरिया ऑफ द कॉइल तो एक्चुअली वो ईएमएफ को वो करेगा, ठीक है जी, राइट। इसको भी करेगा बिकॉज फ्लक्स के अंदर एरिया आता है। ज्यादा डोमिनेटली कौन कर सकता है? सो दैट इज द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल। नंबर ऑफ टर्न्स, कितने टर्न्स है, वो ज्यादा डोमिनेंटली एक्चुअली इफेक्ट करेगा किस चीज को? करंट को, इंड्यूस करंट को, ठीक है जी। सो मेरा करेक्ट ऑप्शन बनता है सी, ठीक है। 69 के ऊपर आ जाते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इज कंसीक्वेंस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोशन
प्रोवाइडेड नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन द सिस्टम, दैट इज न्यूटन्स थर्ड लॉ। याद रखिएगा, न्यूटन्स थर्ड लॉ का रिलेशन है किसके साथ? कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के साथ। बिकॉज अगर मैं आपसे कहूं वही जो है वो बंदूक, क्लियर हो गया भाई, और गोली की एग्जांपल जो है अगर मैं आपसे कहूं, राइट, कि लेट्स से दिस इज अ राइफल AK-47, और जब इससे बुलेट निकलता है तो हम कह सकते हैं कि भाई एक्शन लगा इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, और किसने लगाया? गन ने लगाया। किसके ऊपर लगाया? बुलेट के ऊपर। तो एक्शन किस पे लगा? बुलेट पे। एक्शन किस पे लगा? बुलेट पे, इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। उतने ही अमाउंट का रिएक्शन फोर्स लगाएगा बुलेट ऑन द गन इन द रिवर्स डायरेक्शन। उतने ही अमाउंट का रिएक्शन फोर्स लगाएगा बुलेट किसके ऊपर? गन के ऊपर। तो एक्शन किस पे लगा? बुलेट पे। रिएक्शन किस पे लगा? गन पे। देखिए ना, गन ने बुलेट पे लगाया एक्शन, रिएक्शन में बुलेट ने लगाया गन पे रिएक्शन। ठीक है, तो बोथ आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट डायरेक्शन। एक्शन बुलेट पे लगा, रिएक्शन गन पे लगा। अलग अलग बॉडीज पे लगे, एक दूसरे को कैंसिल भी नहीं कर सकते। अब अगर मैं आपसे कहूं कि मेरा जो सिस्टम है वो गन प्लस बुलेट है, तो सिस्टम को अगर मैं आपसे कहूं कि वो गन प्लस बुलेट है, तो याद रखना इस सिस्टम के ऊपर बाहर से कोई फोर्स नहीं लगा। हाँ, गन ने बुलेट पे लगाया, बुलेट ने गन पे लगाया, तो ये जो गन ने बुलेट पे लगाया और बुलेट ने गन पे लगाया, ये मेरे सिस्टम के इंटरनल फोर्सेस में आ गए, बाहर से कोई फोर्स नहीं लगा। तो याद रखिएगा, जब बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता तो जो मोमेंटम कंजर्व रहता है कि सिस्टम के कुछ हिस्से का मोमेंटम जितना पॉजिटिव है, बाकी हिस्से का मोमेंटम उतना ही नेगेटिव है, यानी कि गन का मोमेंटम उतना ही नेगेटिव है। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का ताल्लुक बनता है न्यूटन्स थर्ड लॉ के साथ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 70 पर आ जाओ। वी कैन हेयर साउंड अराउंड द कॉर्नर बट वी कैन नॉट सी बिकॉज ऑफ द डाइफ्रैक्शन। बिकॉज साउंड की डाइफ्रैक्शन डेली में ज्यादा अच्छी तरह से होती है और लाइट की डाइफ्रैक्शन कम होती है। अगर लाइट की डाइफ्रैक्शन भी ज्यादा होती तो हमें दीवार के उस पार जो आवाज पैदा होती है वो तो सुनाई पड़ती है, तो हमें साथ में दीवार के उस पार जो हो रहा है वो हमें दिखाई भी पड़ता, बिकॉज ऑफ द डाइफ्रैक्शन। बिकॉज डाइफ्रैक्शन के लिए जरूरी है, समझ में आई बात, कि भाई जो वेवलेंथ है ऑफ द वेव वो कंपेरेबल हो टू द साइज ऑफ द ओपनिंग या साइज ऑफ द ऑब्स्टिकल। और चूंकि लाइट का वेवलेंथ बहुत छोटा है, नैनोमीटर्स में है, तो हमारी डेली लाइफ में जो ओपनिंग्स का साइज है वो लाइट के वेवलेंथ के मुकाबले में कंपेरेबल नहीं है। तो इसलिए लाइट की डाइफ्रैक्शन बहुत कम होती है और डेली लाइफ में साउंड की डिफ्रैक्शन ज्यादा होती है, बिकॉज साउंड का जो वेवलेंथ है वो बहुत कंपेरेबल है हमारी डेली लाइफ की ओपनिंग्स के साथ। ठीक है, सो ये है 71 के ऊपर आ जाए। द ऑब्टेन अ ग्रेटर डिस्पर्शन बाय डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग। तो याद रखिएगा, द स्लिट सेपरेशन शुड बी डिक्रीज्ड, बिकॉज डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग का जो इक्वेशन है वो है आपके पास d साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा। तो अगर आपको ग्रेटर डिस्पर्शन चाहिए, ग्रेटर डिस्पर्शन का आपको पता है मतलब क्या है? कि ये एंगल ज्यादा हो, ये ज्यादा हो। बिकॉज जब आप किसी ओपनिंग से लाइट पास करते हो, तो अगर आप यहां पर स्क्रीन के ऊपर ज्यादा बड़ा मार्क चाहते हो कि वो ज्यादा डिस्पर्स हो, राइट? जब ज्यादा डिस्पर्स आप चाहते हो तो याद रखिएगा इसका मतलब है कि ये एंगल आप ज्यादा रखना चाह रहे हो, आप ये ज्यादा रखना चाह रहे हो। उसको ज्यादा रखने के लिए आपको फिर डी की वैल्यू कम करनी पड़ेगी, एंड डी क्या है? इट्स अ स्लिट सेपरेशन। तो द स्लिट सेपरेशन शुड बी डिक्रीज्ड, ये याद रखिएगा, सिंपल। ठीक है, तो अगर आप ज्यादा डिस्पर्शन चाहते हो तो एक्चुअली आप ज्यादा एंगल चाहते हो। देखिए ना, ये ज्यादा एंगल होगा, ये इस तरह से, ये ओपनिंग है, तो अगर ये इस तरह से मैं जाऊं तो अगर आप ज्यादा इस तरह डिस्पर्शन चाहते हो कि वो ज्यादा डिस्पर्स हो तो ये एंगल ज्यादा होगा, तो आपको स्लिट की सेपरेशन यानी कि डी कम रखनी पड़ेगी। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट की तरफ, 72 के ऊपर। व्हेन अ ब्लॉक ऑफ वुड ऑफ 2 kg, तो मास गिवन है, क्लियर हो गया, is pushed along the horizontal flat surface of the bench, the frictional force is 4 Newton.
व्हेन द ब्लॉक इज पुश्ड अलोंग द बेंच विद द फोर्स ऑफ 10 न्यूटन, और आप जो फोर्स लगा रहे हो दैट इज 10 न्यूटन, इट मूव्स विद अ कांस्टेंट। तो सिंपल सी बात है, F इज इक्वल टू ma। अब ये कौन सा फोर्स है? ये नेट फोर्स है, राइट। अब आप जो फोर्स लगा रहे हो उस ब्लॉक के ऊपर, उस ब्लॉक के ऊपर आप जो फोर्स लगा रहे हो, राइट, वो ऐसे लग रहे हैं, और वो कितना फोर्स है? वो एक्चुअली है 10 न्यूटन का। और उसी के मुताबिक जो फ्रिक्शन का फोर्स लग रहा है वो बिल्कुल मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, राइट। लेट मी यूज रेड कलर। फ्रिक्शन के बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन, बिकॉज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमेशा अपोजिट लगता है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपोजिट लग रहा है, और वो कितना लग रहा है? वो 4 न्यूटन लग रहा है। क्लियर हो गया भाई? ठीक है। तो अब यहां पर अगर मैं आपसे कहूं कि डिस्प्लेसमेंट कितना कवर हुआ, डिस्प्लेसमेंट भाई, अच्छा मास गिवन है और इसका मास गिवन है, तो आप मालूम कर लें कि इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो आपको पता है कि इस बॉडी पे दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक आपका वाला और एक फ्रिक्शन का, तो नेट फोर्स क्या होगा? 10 जमा 4। तो अगर इसको मैं पॉजिटिव फोर्स कहता हूं, इसको नेगेटिव कहूंगा, तो नेट फोर्स आपका बनेगा 10 प्लस माइनस 4। वेक्टर है ना, आपने डायरेक्शन लिखना है, तो ये बनेगा 10 माइनस 4, 10 माइनस 4, यानी कि नेट फोर्स आपका आएगा इस बॉडी के ऊपर 6 न्यूटन। तो आपने नेट फोर्स में लगाना है 6 न्यूटन, राइट। और मास A, अब मास कितना है? तो मास भी आप लोगों को पता है कि गिवन है, द मास इज एक्चुअली 2 किलोग्राम, राइट। सो द एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू 6/2। देखिए ना, मास गिवन है ना 2 किलोग्राम, ये 2 किलोग्राम है, राइट, ठीक है। सो एक्सेलरेशन विल बी 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो द बॉडी विल बी मूविंग विद द कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये आपके पास है। 73 के ऊपर आ जाए। हाँ, द यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का एक फार्मूला है फोर्स पर यूनिट चार्ज, बेसिक फार्मूला, जिसके बेसिस के ऊपर उसका यूनिट बनता है न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ही एक फार्मूला है, दैट इज डेल्टा V बाई डेल्टा R, दैट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट, उसके बेसिस पे इसका यूनिट बनता है वोल्ट पर मीटर। तो ये भी आपके पास करेक्ट है। और अगर मैं यहां पर सिंपल वोल्टेज का न्यून कर लूं, तो वोल्टेज बराबर है जूल पर कूलम, तो आप इस वोल्ट की जगह जूल पर कूलम भी लिख सकते हो, तो इट इज जूल पर कूलम पर मीटर। तो जूल पर कूलम पर मीटर ये भी लिख सकते हो। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑल ऑफ दीज आर द करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट की तरफ आते हैं 74 का कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रो shows part of the electromagnetic wave spectrum in order of the increasing frequency। तो इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी में अगर मैं बात करूं तो सबसे कम फ्रीक्वेंसी रेडियो की है, फिर उसके बाद माइक्रो की फ्रीक्वेंसी थोड़ी ज्यादा, फिर IR की थोड़ी ज्यादा, फिर विजिबल की थोड़ी सी उससे ज्यादा, फिर आपके पास अल्ट्रावायलेट है, फिर एक्सरेज है, और फिर गैमा रेज है। तो जब मैं इस तरफ जाता हूं तो फ्रीक्वेंसी में इजाफा आता है। तो इनमें से कौन सा ऐसा है कि विच इज इन द which of the following row shows the part of electromagnetic wave spectrum in the order of increasing frequency? तो रेडियो वेव्स, ठीक है, हाँ, फिर एक्सरेज, ठीक है, और फिर विजिबल नहीं, पीछे नहीं आना, तो ये वाला तो गलत हो गया। तो रेडियो वेव्स, ठीक है, फिर विजिबल, ठीक है, और फिर एक्सरेज, यस, पहले रेडियो वेव्स, फिर विजिबल, फिर एक्सरेज, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो मेरा करेक्ट ऑप्शन बनता है जी बीटा, ठीक है, बीटा इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक हो गया भाई, रेडियो विजिबल एक्सरेज, ठीक है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं 75, विच हाउ कैन 1 वोल्ट आल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज। तो 1 वोल्ट, देखिए ना, वोल्टेज इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो 1 वोल्ट बराबर होगा जब 1 जूल का वर्क हो 1 कूलम चार्ज पे, सही जी। तो 1 जूल पर कूलम, करेक्ट ऑप्शन इज डेल्टा, ठीक है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, the half life of a radioactive isotope is 2.5 minutes, ये half life है, ठीक है। The isotope is the only radioactive isotope in the radioactive sample between the t is equal to 0 to t is equal to 7.5 minutes, ठीक है जी। तो इधर से लेकर इधर तक टाइम गुजरा, यानी कि 7.5 मिनट गुजर गए 0 टाइम से लेकर। The mass of the isotope in the sample is decreased by 70 माइक्रो। अब 70 माइक्रो क्या यूनिट है? बस माइक्रो है, तो चलिए 70 माइक्रोग्राम कह देते हैं खुद से, तो यहां पर भी ग्राम आ जाएगा, ठीक है जी, राइट। व्हाट इज द मास ऑफ द आइसोटोप एट t is equal to 0? हाँ, तो सवाल ये है कि भाई ये मेरे पास रेडियोएक्टिव सैंपल था, यहां पर t is equal to 0 पे मैंने उसे देखना शुरू किया। अब यहां पर जो उसका मास था इनिशियल, वो आप मुझे मालूम करके दे। अगर तो इसके ऊपर टोटल कितना टाइम गुजर जाए, द टोटल टाइम एलैप्स्ड गुजरने वाला
वो कितना है, वो है 7.5 मिनट। एक ऐसे एलिमेंट का कि जिसका हाफ लाइफ जो है वो 2.5 मिनट है। ठीक है, तो बताइए उसके बाद वो जितना भी रह चुका होगा, तो वो कितना रह चुका होगा, वो रह चुका है आफ्टर दैट 70 माइक्रोग्राम। तो इनिशियली उसका मास कितना था। तो बच्चे बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, राइट। डिकेड वाला आपको जो है देखिए ना, द मास ऑफ द आइसोटोप सैंपल डिक्रीजेस बाय दिस, डिक्रीजेस बाय का मतलब ये हुआ कि ये वो सैंपल का हिस्सा है जो डिके हो चुका है। मास डिकेड मास आप लोगों को गिवन है, अनडिकेड नहीं। ये वो सैंपल का हिस्सा है जो डिके हो चुका है। तो अब सिंपल कैसे मालूम करेंगे। सो मास ऑफ द सैंपल जो कि डिकेड है उसका सिंपल फार्मूला है, दैट इज इनिशियल मास जो था 1 - 1 डिवाइडेड बाय 2 की पावर n, वेयर n इज द नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स। तो कितने हाफ लाइफ गुजरे होंगे 7.5 मिनट में। तो सिंपल सी बात है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ आप मालूम कर सकते हो, टाइम एलैप्स्ड, कितना टाइम गुजरा, डिवाइडेड बाय उस सैंपल का हाफ लाइफ। सही है जी। तो बताइए कितना टाइम गुजरा। तो आपको साफ नजर आ रहा है 7.5 मिनट गुजरे हैं, और एक ऐसे सैंपल के ऊपर गुजरे जिसका हाफ लाइफ 2.5 मिनट है। तो साफ नजर आ रहा है कि ये कटेगा 3 के ऊपर, राइट। 3 मिनट आते हैं, देखिए ना, 2.5 मिनट, फिर 2.5 मिनट, 5 मिनट, देखिए ना, 2.5 जमा 2.5 जमा 2.5, तो 2.5 2.5 2.5 7.5। ठीक है जी, 3 हाफ लाइफ गुजरेंगे। तो आपने इधर 3 पुट कर देना है, और जो न्यूक्लियाई डिके हो चुके हैं वो तो 70 माइक्रोग्राम है, तो ये 70 माइक्रो, और मुझे यही तो मालूम करना है। तो इनिशियल मास 1 - 1 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 3 हाफ लाइफ है। तो 2 की पावर 3 क्या होता है, 9। तो 70 माइक्रो m0, ठीक हो, सॉरी 8, 1 - 1 डिवाइडेड बाय 8, तो 70 माइक्रो, इट विल बी m0, और इधर आप एलसीएम ले लो तो ये 8 बनेगा, राइट। इधर कुछ नहीं है तो 1 है, 1 8 * 8 तो 8 माइनस, और 1 8 1 * 8, 1 1 * 1, ठीक है। तो ये बनेगा आपके पास 70 माइक्रो इज इक्वल टू m0 7/8। क्लियर हो गया भाई। तो आपके पास जो इनिशियल मास बनेगा, इधर मैं लिख देता हूं, दैट इज 70 माइक्रो तकसीम, सॉरी ज़रबे 8 तकसीम 7। इनिशियल मास आपके पास ये बनेगा। ठीक हो गया भाई। तो काट दो, कटिंग कर लेते हैं। तो कटिंग कैसे करेंगे, सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। ये 7 इसके साथ काट दो, 10 पे कटा, राइट। तो 10 माइक्रो ज़रबे 8, इसका मतलब है इनिशियल मास कितना था, 80 माइक्रो, राइट, माइक्रोग्राम। तो मेरा करेक्ट ऑप्शन बनता है बीटा। ठीक है जी। तो ये एक्चुअली इधर से है, ये थोड़ा सा मुश्किल था इसके अंदर, ठीक है, कि आपको डिकेड में देखे ना, द आइसोटोप इन द सैंपल डिक्रीजेस बाय, तो डिक्रीजेस बाय का मतलब है ये वो सैंपल कैसा है जो डिके हो चुका है, और डिके होने का फार्मूला ये है कि इनिशियल मास इनटू 1 - 1 डिवाइडेड बाय 2 की पावर n, वेयर n इज द नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स, कि 7.5 मिनट के दौरानिये में कितनी मर्तबा वो हाफ हो चुका है, और आपको कितनी मर्तबा वो हाफ हो चुका है, यानी कि नंबर ऑफ हाफ लाइफ मालूम कर सकते हो गुजरा हुआ टाइम सैंपल के ऊपर डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ। तो 3 हाफ लाइफ गुजरे, वो मैंने पुट किया, मेरे पास ऑटोमेटिकली वो जो इनिशियल मास हुआ करता था राइट एट द बिगिनिंग एट t = 0, वो मुझे मिल गया कितना, 80 माइक्रो। ठीक है, तो ये आपके पास सारा का सारा मामला हुआ। ये डायरेक्टली भी हो सकता है, लेकिन मुझे आपको ऑफिशियल तरीके से कराना था। ठीक है, सो ये आपके पास हुआ। सो बाकी उसके बाद जो है वो दूसरे सब्जेक्ट के हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। खुदा पामान।